गाने वाले ने फिर गाना शुरू कर दिया था। दो एक दफा उसने नईम के सामने आकर गाने की कोशिश की, लेकिन आमिर खान ने उसके सर में बैसाखी मारकर उसे भगा दिया। फिर उसने बैसाखी पास बैठे हुए एक नौजवान की पसलियों में चुभोई। ये मेरा बेटा है, वजीर खान। नौजवान उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो लंबे कद का दुबला पतला नौउम्र लड़का था और बाप की निस्बत ज्यादा खूबसूरत था। वो दूल्हों के रंगीन लिबास में था और हाथ में बहुत से फूलों के हार लटकाए हुए था। वो अक्खड़पन से खड़ा अपनी बेबाक आंखें नईम की आंखों में डाले देखता रहा। उसके चेहरे पर नौउम्री और कंवार पने की दमक थी। नईम ने उसे रश्क से देखा, जैसे एक अधेड़ उम्र का इंसान अपनी गुजरी हुई खूबसूरत जवानी की झलक हर नौजवान में देखता है। क्या काम करता है? नईम ने पूछा। फौज में है। खूबसूरत जवान है। हाँ हाँ, आमिर खान हंसा। इसने अभी जंग नहीं देखी। अभी इसके गालों पर खून है। तुम्हें क्रॉस मिला था? नईम खामोश रहा। तुमको तवक्को थी ना? तुमने बताया था। नहीं। नईम ने झूठ बोला। आहा, आमिर खान ने ताज्जुब से हाथ फैलाकर कहा। बहादुरों की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं। तुम अपने बेटे की शादी कहाँ कर रहे हो? साथ वाले गांव में। अपनी ही बिरादरी है। अभी इस मैदान में मुकाबला होगा। उसने मगरिबी समत में इशारा करके बताया। मुकाबला? हाँ। कुछ देर तक वो वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर आमिर खान उठकर अंदर चला गया। नईम को मेजबानों ने जो तंबाकू पिलाया सख्त कड़वा था और उसने उसका हलक पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद बारात रवाना हुई। आगे आगे मिशलों का जुलूस था। उसके पीछे दूल्हा घोड़े की बाग थामे पैदल चल रहा था। फिर खामोश बारातियों का हुजूम। उनके चेहरे तने हुए थे और उनके कंधों पर राइफलें खामोश थीं। सिर्फ एक अकेले ढोल की धमाधम खामोश रात में गूंज रही थी। सबसे आखिर में आमिर खान नईम का बाजू थामे बैसाखी पर उछलता हुआ चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता बातें करता जा रहा था। मुकाबले से पहले हम कोई फायर नहीं कर सकते, न बाजे बजा सकते हैं। मुकाबले से पहले दूल्हा घोड़े पर सवार भी नहीं हो सकता। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तंग पथरीले रास्तों पर चक्कर लगाते हुए जब वो गांव की मगरिबी समत में निकले तो यकायक उनके सामने एक वसी मैदान आ गया जो उसी तरह की मिशलों से रोशन हो रहा था और बहुत से लोग खामोशी से चल फिर रहे थे। एक बहुत बड़ी मिशल के नीचे एक छोटा सा खेमा नस्ब था। उससे परे एक कतार में आग के अलाव जल रहे थे, जिन पर मुसल्लम दुम्बे घुमाए जा रहे थे। भुने हुए गोश्त की खुशबू सारे मैदान में फैली हुई थी और उसकी चर्बी पिघल पिघल कर आग में गिर रही थी और चरचरा कर जल रही थी। मैदान के वसत में एक इकलौता ढोलची उसी लय पर ढोल बजा रहा था। बारातियों को नमूदार होते देखकर उनकी हरकत रुक गई और सब लोग खेमे के गिर्द इकट्ठे होने लगे। दोनों ढोलची एक दूसरे को मुकाबिल पाकर जोश में आ गए और उनके हाथ मशीन की तरह चलने लगे। मैदान के तीन तरफ पहाड़ियां थीं और आसमान तारीक था। फिजा में कोई इंसानी आवाज न थी, सिर्फ ढोल की दबंग और गरमा देने वाली आवाज पुरसुकूत मैदान में गूंज रही थी और हर दम तेज होती जा रही थी। चंद लम्हे के लिए नईम को महसूस हुआ कि ये कटाई के ढोल की आवाज थी और खामोशी से काम करते हुए किसानों को उकसा रही थी। कड़े वक्तों में ढोल की आवाज किस कदर बेरहम और पागल कर देने वाली होती है, उसने सोचा। बाराती मैदान के उस किनारे पर रुक गए। आमिर खान उसका बाजू छोड़कर आगे बढ़ा और उछल कर चलता हुआ मैदान के वसत में जा खड़ा हुआ। सामने से उसका हमउम्र एक भारी जिस्म वाला बुढ़ा निकला और आकर उससे मिला। चंद लम्हे एक दूसरे से बातें करने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर लौट आए। अब दोनों मजमे खामोशी से आमने सामने खड़े थे और मिशलों की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। फिर खेमे का पर्दा हिला और गोल चेहरे और मियाने कद की एक लड़की सियाह रेशम का भारी लिबास पहने, सर पर तेज सुर्ख रंग का रुमाल बांधे निकली और आकर मिशल के नीचे खड़ी हो गई। सियाह लिबास और सुर्ख रुमाल में उसकी बेहद सफेद रंगत चमक रही थी और उसका जिस्म फरबही की तरफ माइल था। आमिर खान के करीब से उसका बेटा बारातियों के मजमे से अलग हुआ और जमे हुए कदमों से जाकर लड़की से 30 कदम के फासले पर खड़ा हो गया। नौजवान दूल्हा को सामने पाकर लड़की ने जल्द जल्द चंद बार अपनी सियाह आंखें झपकी, फिर नजरें झुका ली। एक बहुत लंबे कद का पठान 4 महीने के पले हुए गाय के बछड़े को उठाए हुए लाया और उसे लड़की के सामने खड़ा कर दिया। लड़की खामोश खड़ी बछड़े को देखती रही। फिर उसने एक हाथ उठाकर बछड़े की पुश्त पर रखा और रखे रही। उसका चेहरा रंग बदल रहा था।
दफतन उसने झिझक कर चारों तरफ देखा और झुककर बछड़े की कमर के गिर्द बाजू डाले। बछड़े का पेट उसके बाजुओं के हल्के से बाहर था। फिर उसने उसकी टांगों के गिर्द बाजू डालकर उसे उठाना चाहा, लेकिन 4 माह का चौपाया उसके लिए बहुत बोझल साबित हुआ। वो सीधी खड़ी हो गई और दोबारा झिझक कर चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी वहशत थी। ढोल की धमक तेज तर हो गई। लड़की ने एक घुटना जमीन पर टेका और सर निउढ़ाकर बछड़े के नीचे से दूसरी तरफ निकाला। इस तरह के बछड़े का पेट उसकी गर्दन की पुष्ट पर आ गया। फिर उसने दोनों हाथों से चौपाए की अगली और पिछली टांगें पकड़ी और उसे गर्दन और शानों पर लेकर खड़ी हो गई। उसने निचला होंठ दांतों में दाब रखा था और उसका चेहरा बैर बहूटी हो रहा था। उसके लिबास में हल्की सी लर्जिश थी। एक गैर मुतजलजिल इरादे के साथ नौजवान ने राइफल पुष्ट पर से उतारी और बछड़े के सर पर नजरें जमाए आहिस्ता आहिस्ता उसे कंधे तक ले गया। कई लहजे तक वो शिस्त बांधे खड़ा रहा। नईम ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। शिस्त बांधे हुए वो एक पत्थर का मुजस्समा नजर आ रहा था, जिसमें जरा भी जुम्बिश न थी, लेकिन उसने लबलबी को न छुआ। मैदान में मौजूद हर शख्स के आसाब खिंचे हुए थे और फिजा में कशीदगी बढ़ रही थी। ढोल की ताल इंतहाई तेजी को जा पहुंची थी। अचानक उसने राइफल नीचे की, उसका दस्ता जमीन पर टिकाया और उंगली से माथे का पसीना पोंछने लगा। आमिर खान के मुंह से एक गाली निकली और उसने इंतहाई गैस की हालत में बैसाखी जमीन पर मारी। नौजवान ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा था। फिर वो तेजी से मुड़ा, राइफल उठाकर शिस्त बांधी और गोली चला दी। फायर की खुश्क पटाखेदार आवाज दूर तक पहाड़ियों में गूंजती चली गई। बछड़ा लड़की के शानों पर तड़प रहा था और वो इंतहाई कोशिश के साथ उसकी टांगों को बाजुओं में जकड़े उसे काबू में किए हुए थी। अब सर से पांव तक उसके सारे लिबास की लर्जिश में इजाफा हो रहा था। उसी तरह कपकपाती हुई टांगों पर उसने चलना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता पैर जमा जमा कर, मरते हुए, जिद्दोजहद करते हुए, चौपाए को जकड़े हुए, उठाए हुए, आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वो थक कर रुक गई। उसके चेहरे से सुर्खी गायब होने लगी, लेकिन जल्द ही टांगे चलाते हुए बछड़े की गर्दन लटक गई और वो उसके शानों पर बेहिस हो गया। उसके सर में से खून, जो अब तक पतली सी धार की शक्ल में बह रहा था, कतरा कतरा करके टपकने लगा। लड़की ने फिर चलना शुरू किया। दूल्हा के सामने पहुंचकर उसने आहिस्ता से बछड़े को जमीन पर रखा और उसके नीचे से सर निकालकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा जर्द और पुरजलाल था। माथों पर पसीने के कतरे लिए दोनों बेखौफ निगाहों से एक दूसरे को तकते हुए आमने सामने खड़े रहे। उन्होंने एक दूसरे को फतह कर लिया था। मुसर्रत के पुरजोश नारों, राइफल के अनगिनत फायरों और आसमान पर बारूद की चमक के दरमियान नईम झल्लाकर मुंह में बोला, बेचारी लड़की, लाहौल विला। हूँ, बेचारी लड़की, आमिर खान ने गुस्से से जवाब दिया। अगर निशाना खता हो जाता या इधर उधर लग जाता तो मेरे लड़के को वहीं पर ढेर कर देते काफिर। लाहौल बिला कुव्वत, नईम ने दोहराया। निकाह के बाद दावत शुरू हुई। आग के अलाव के गिर्द दोनों कबीले जमीन पर बैठ गए। राइफल के इक्का दुक्का फायरों और नफीरियों की आवाज चारों तरफ पहाड़ों में गूंज रही थी। ढोल खामोश था। कड़ा वक्त गुजर चुका था। भारी जिस्म वाला बुढ़ा, जो लड़की का बाप था, 3 आदमियों की मदद से थाल में भुना हुआ मुसल्लम दुम्बा उठाए हुए लाया और आमिर खान के सामने रख दिया। आमिर खान ने थाल में से चमकती हुई छुरी उठाकर नईम की तरफ बढ़ा दी। मेरा मेहमान मेरी तरफ से पहल करेगा, उसने कहा। दूसरा बुढ़ा खुशदिली से हंसा। नईम ने झिझकते हुए छुरी की नोक भुने हुए सुर्ख चिकने दुम्बे पर लगाई। गोश्त गल चुका था, लेकिन हड्डी सख्त थी। वो लाल हो होकर और दिल में कोस कोस कर उसकी टांग काटने की कोशिश कर रहा था कि आमिर खान बातें करते करते रुक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। अरे यहाँ, उसने नईम का हाथ पकड़कर छुरी खुशबूदार जानवर के पेट से लगाई। नईम ने एक झटके से टांके लगा हुआ पेट चीर दिया। लौंग, दारचीनी और इलायची में पके हुए चावलों की मुकव्वी इश्तेहा आवर खुशबू का झोंका आया और भूखे मेहमानों के दिमागों को तर कर गया। सफेद कुंवारी चर्बी में तरतराते हुए सुर्ख चावल तश्त में गिरने लगे। आमिर खान छुरी पकड़कर माहिर फन की तरह खस्ता गोश्त को हड्डियों से अलहदा करने लगा। जब वो उसे फारिग हुआ तो सब उंगलियां चावलों में डुबो डुबो कर खाने लगे। आमिर खान मजे ले लेकर चावल खा रहा था और अपने नए अजीज को अपनी और नईम की पहली मुलाकात का किस्सा सुना रहा था, जब उसके सर पर करख्त बाउली हंसी की आवाज गूंजी। हा 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 हा।
یہ ایک لمبے قد کا دبلا پتلا بڈھا تھا جس کی سرخ داڑھی بے تحاشا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دمبے کی ایک ٹانگ چباتا ہوا مسلسل ہنس رہا تھا۔ کھانے اور ہنسنے کے مشترکہ فعل سے اس کی بانچھوں میں رال بہ رہی تھی اور گوشت کے ریزے اس کی داڑھی میں اٹکے ہوئے تھے۔ ابے او بڈھے، بڈھے دولہا کے جوان باپ، او! وہ چبائی ہوئی لمبی ہڈی امیر خان کی ناک میں ٹھونس کر بولا۔ امیر خان جو کسی دوسرے موقع پر اس کو بیساکھی کے ساتھ پیٹتا، پیچھے ہٹتا ہوا خوش دلی سے ہنسا۔ بڈھا نشے کے زیر اثر تھا۔ ہا 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 ہا، جوان دولہا کے بڈھے باپ، جب تیرے لڑکے کا نکاح ہو چکا تو میں نے پوچھا دمبا کھاؤ گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا ارے او بے وقوف باپ کے بیٹے، قہوہ تو پی لے۔ ہی ہی ہی، پھر وہ دلہن کو اڑا کر لے گیا، اڑا کر لے گیا، ہا ہا ہا، لے گیا لے گیا۔ امیر خان اور اس کا نیا رشتہ دار خوش اخلاقی سے ہنسے۔ لمبا بڈھا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر قہقہے لگاتا اور ہڈی کو سر کے گرد گھماتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب وہ ان کی آواز کی حد سے باہر چلا گیا تو دونوں نے اس کو برا بھلا کہا اور ناکارہ نشئی کے نام سے یاد کیا۔ کھانا ختم کر کے وہ قہوہ پینے لگے۔ قہوہ کسیلا اور خوشبودار تھا، لیکن اس میں بھنے ہوئے گوشت کو ہضم کرنے کی بے پناہ قوت تھی۔ الاؤ میں دیر تک جلنے والی چکنی لکڑیاں ڈالی جا رہی تھی تاکہ شادی کی آگ تمام رات روشن رہے۔ جب قہوے کا دوسرا دور شروع ہوا تو دو نوجوان اٹھ کر الاؤ کے گرد رقص کرنے لگے۔ انہوں نے شوخ رنگوں کے لمبے گھیر دار کرتے اور شلواریں پہن رکھی تھی اور ان کی کمروں سے کس کر پٹکے بندھے ہوئے تھے جن سے ننگی تلواریں لٹک رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھینک کر اور چھلانگیں لگا لگا کر رقص کر رہے تھے۔ چند چکروں کے بعد وہ سر کو ایک تیز اور مختصر جھٹکا دیتے جس سے ان کے لمبے سیاہ بال آنکھوں پر آ گرتے، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اور اسی طرح کے دوسرے جھٹکے کے ساتھ بال پیچھے پھینک دیتے، پھر تالی اور چکر۔ ان کے گھیر دار لباس اور بال گول دائرے میں لہرا رہے تھے۔ نفیریوں کی نازک اور سرور انگیز موسیقی کی دھن پر ان کا رقص تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ آگ کی روشنی میں ان کے چہرے دہک رہے تھے۔ یہ قبائلیوں کا بے ہنگم ناچ تھا، بے پناہ جوش اور ولولے کا ناچ جس سے ایک وحشیانہ بے باک قوت اور جذبے کا اظہار ہوتا تھا۔ رقص کی انتہائی تیزی میں آ کر دونوں نے کمر سے تلواریں کھینچ لی۔ چمکدار دھات آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی اور ہوا میں ان کی تیز کاٹ سے سائیں سائیں کی آواز پیدا ہونے لگی۔ فضا میں وحشیانہ تاثر بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ننگی طاقت اور خوشی کا بنیادی انسانی خواہش کا رقص تھا۔ انتہائی تیزی سے چاروں طرف ہوا میں بجلی کی طرح کونتی ہوئی تلواریں گھماتے ہوئے، غیر انسانی آواز میں لمبی لمبی چیخیں مارتے ہوئے، غیظ و غضب کی حالت میں ایک دوسرے کو للکارتے اور مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے اچانک ان کی تلواریں ٹکرائیں اور وہ لڑنے لگے۔ اب یہ رقص نہ تھا، لڑائی تھی۔ دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آوازوں کا شور ایک دم تھم گیا۔ یہ نظارہ ان کے لیے نیا نہ تھا۔ نوجوان خون کے جوش میں اکثر بلا وجہ طور پر ایسا ہو جاتا تھا۔ بوڑھوں کے اشاروں پر چند ادھیڑ عمر کے مضبوط پٹھانوں نے اٹھ کر ناچنے والوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ اپنی پوری قوت اور فن کے ساتھ دانت پیس پیس کر ایک دوسرے پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے نشے کے شعلے نکل رہے تھے۔ گھیرے والوں نے جب موقع دیکھا تو دونوں کی کمروں میں ہاتھ ڈال کر جدا جدا کر کے لے گئے اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھین لی۔ دور تک وہ دونوں پلٹ پلٹ کر اچھل اچھل کر ایک دوسرے پر جھپٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر دونوں قبیلے گلے ملے اور تحائف تقسیم ہوئے۔ آدھی رات کے بعد دونوں قبیلے جدا ہو کر ڈھول نفیریوں اور فائروں کے شور میں اپنے اپنے گاؤں کو لوٹ گئے۔ حجرے میں پہنچ کر نعیم تھکاوٹ اور ادھ پکے گوشت کے خمار میں جلد ہی سو گیا۔ صبح میں ابھی بہت دیر تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، مکان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی تھی اور انسانی آوازوں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کا ملا جلا شور اٹھ رہا تھا۔ امیر خان کی چارپائی خالی تھی۔ نعیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک سایہ مکان میں سے اچھلتا ہوا برآمد ہوا۔ اندھیرے میں نعیم نے امیر خان کو پہچان لیا۔ وہ چپکے سے آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کیا بات ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ وزیر خان کو یونٹ سے بلاوا آیا ہے، امیر خان نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ ابھی؟ ہاں۔ کیوں؟ امیر خان خاموش رہا۔ نعیم کو فوج کی ملازمت کی پرانی تکلیف دہ یاد آئی اور اس نے دل میں گالی دی۔ چلا گیا؟ پتا نہیں، میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ شادی کی رات میں اس کا جانا پسند نہیں کرتا۔ اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے امیر خان نے سختی سے جواب دیا۔ نعیم پر پھر خمار چھانے لگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب پتھریلی ڈھلانوں پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز پیدا ہوئی
اور دور تک چلی گئی تو اس کے دل میں جانے والے کے لیے افسوس پیدا ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں دیکھا۔ امیر خان سیدھا لیٹا بے خواب آنکھوں سے چھت کو تکے جا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد امیر خان نے بستر پر بازو پھیلا کر پریشان آواز میں 2 دفعہ پکارا، نعیم، نعیم۔ وہ اندر سے ہل چکا تھا۔ نعیم پر نیند طاری تھی۔ بہت سفید رنگت اور براؤن بالوں والا ایک شخص جس نے ہاتھ کے کاتے ہوئے کھدر کا لباس پہن رکھا تھا، بازار کے عین وسط میں چبوترے پر کھڑا کھدر کی ایک سفید پٹی کو سر کے گرد گھما رہا تھا۔ نمک، 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 اس کے ارد گرد سے آوازیں اٹھی۔ چبوترا ایک اسٹیج کی شکل کا تھا جو لکڑی کے کریٹوں اور بکسوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور ٹاٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس پر کھڑا ہوا شخص ایسے لوگوں میں سے تھا جن کی عمر کا اندازہ آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا، پھر بھی وہ نوجوانوں میں شمار نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ قدرے لمبوترا اور نقش باریک تھے۔ قریب سے دیکھنے پر اس کی جلد بے شمار باریک باریک تلوں سے بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بادامی تھا۔ ایک دفعہ بولتے بولتے اس نے کھدر کی پٹی تیزی سے سر کے گرد گھمائی اور نمک کا نعرہ لگایا۔ اس کے گرد کھڑے ہزاروں کے مجمع میں سے شور بلند ہوا۔ یہ نمک خاصیت میں روشن پور والے نمک سے بہتر اور قابل خورد تھا، لیکن شاید زندگی میں ایک دفعہ اتنے اچھے، اتنے معمولی نمک کو دیکھ کر کسی کے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ وہ مقدس ہاتھوں کا تحفہ تھا۔ رنگوں کے شیدائی وہ لوگ شادی کے بھڑکیلے کپڑے پہنے سڑکوں پر اور گلیوں میں ایک ہی سمت میں رواں تھے جدھر وہ کھدر پوش چبوترے پر کھڑا تھا۔ نوجوانوں کی آنکھیں سرمئی اور مسوڑھے کڑوے درخت کی چھال سے انابی ہو رہے تھے اور بوڑھوں نے داڑھیوں پر مکھن مل رکھا تھا۔ اونچی تیکھی ناک، سفید رنگت اور عقابی نظروں والے ان مردوں نے جو کڑی تربیتوں میں سے گزر کر آ رہے تھے، آج آخری اعلان سن کر اپنے اپنے کاروبار بند کر دیے تھے اور اس وقت قانون شکنی کا قدیم جبلی جذبہ دلوں میں لیے راستوں پر ادھر ادھر تھوکتے اور نسوار کی ڈبیوں کے شیشوں میں دیکھ کر داڑھیاں سنوارتے ہوئے قانون شکنی کے منظر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مرکز کے گرد پولیس کی بھاری تعداد تھی۔ جلسے میں جانے والے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے غرور اور نفرت سے ان کی طرف دیکھتے اور اونچی کرخت آواز میں قہقہے لگا رہے تھے۔ پولیس والے ان کی نظروں سے بچنے کے لیے اوپر اوپر دیکھ رہے تھے۔ جب آخری بار کھدر پوش نے پٹی کو تیزی سے گھمایا اور ایڑیوں پر چاروں طرف گھوما تو ہجوم کا دبا دبا شور دفتن پھٹ پڑا اور سینکڑوں رائفلیں ہوا میں اچھالی گئیں جن کی دھات نے دھوپ میں خیرہ کن چمک پیدا کی۔ یکایک ایک دوسرا کھدر پوش نوجوان جو غیر معمولی لمبے قد اور ڈیل ڈول کا آدمی تھا، کود کر چبوترے پر آ چڑھا۔ اس نے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے اور پھرکی کی طرح پاؤں پر گھومنے لگا۔ ایک فائر نہ ہوا، ایک بھی فائر، وہ چلایا۔ جب وہ رکا تو اس کی آنکھوں سے ملامت ٹپک رہی تھی اور ہونٹ کچھ کہنے کے لیے بےتابی سے کانپ رہے تھے۔ وہ اسی طرح بازو پھیلائے مجمع کو دیکھتا ہوا کھڑا رہا۔ رائفلیں جہاں تھیں وہیں پر رک گئیں اور ہزاروں انسانوں کے مجمع پر سکوت چھا گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ بازو نیچے گرا دیے۔ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ چیخا۔ انہیں گھر رکھاؤ، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ انہیں دیکھو۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے پولیس کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے لڑنا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا ہے؟ ایک بھی جان ضائع نہ ہو، ایک بھی جان۔ انتہائی غصے میں رک رک کر بات مکمل کرنے کے بعد وہ ملامت زدہ نظروں سے دیکھتا ہوا چبوترے سے اتر گیا۔ کھسیائے ہوئے مجمع میں دبے غصے کی دھیمی ہموار آوازیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئیں۔ دوسرے کھدر پوش نے پٹی میں بندھی ہوئی نمک کی ڈلی کو ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ کل شراب کی دکانوں پر پکٹنگ ہوگی، اس نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا۔ مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہونا شروع ہوا۔ اس رات پشاور شہر میں نمک بنانے والے بہت سے والنٹیئروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نعیم اس وقت امیر خان کے گاؤں میں سو رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ شہر آ رہا تھا تو اسے پکڑ لیا گیا۔ پولیس کی سیاہ وین بازار قصہ خوانی میں کابلی تھانے کے سامنے آ کر رکی۔ تھوڑی دیر کے بعد نعیم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حوالات میں بیٹھا تھا۔ دوپہر سے پہلے پہلے قصہ خانی بازار شہریوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ وہ سوتے ہوئے اٹھ کر چلے آئے تھے۔ ان کی داڑھیاں بکھری ہوئی تھی اور گرد آلود تھی اور کپڑے میلے کچیلے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نیند اور دماغوں میں غصہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی بندوقیں پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اس وقت اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ آج بھی وہ بازار کے فرش پر ادھر ادھر تھوک رہے تھے
और एक दूसरे को धकेलते हुए थाने की तरफ बढ़ रहे थे। थाने के गिर्द दूर दूर तक पुलिस का पहरा था। वो ज्यादातर पठान थे और पिछले दिन की तरह आज भी उनके साथ आंखें मिलाने से एतराज कर रहे थे, लेकिन मुस्तैदी से अपनी जगहों पर खड़े संगीनों और आहनी जंजीरों की मदद से हुजूम को रोके हुए थे। थोड़े थोड़े वक्फे पर उछलते कूदते और लड़खड़ाते हुए हुजूम में से दबी दबी गुर्राहट उभरती, जो एक मुस्तकिल गुसैली चिंगाड़ की आवाज इख्तियार कर लेती। कहीं कहीं से इक्का दुक्का आवाजें आती, छोड़ दो, फिर खामोशी छा जाती। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पुलिस का दायरा तंग होता जा रहा था। खुले मौसम के बावजूद बेशुमार इंसानी जिस्मों की रगड़ से दिन में गर्मी पैदा हो गई थी। सूरज अभी निस्फुन नहार पर ना पहुंचा था। फिर भारी मशीनों की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक तरफ से चंद आर्मर्ड कारें बाजार में दाखिल हुई। उनकी बत्तियों पर सियाह गिलाफ पड़े हुए थे और जिंदगी का कोई निशान बाकी न छोड़ा गया था। सियाह लोहे के वो मुहीब अंधे जानवर पूरी रफ्तार से हुजूम के साथ टकराए और सुस्त रफ्तार पठानों को कुचलते हुए आगे निकल गए। दहशतजदा शहरी बाजार छोड़कर गंदे पानी की नालियों में और दुकानों के तख्तों के नीचे घुसने लगे। जो इस पर भी बच गए वो बंद दुकानों के ताले तोड़कर अंदर छुप गए। पल के पल में बाजार बेकाबू शहरियों के मजमे से खाली हो गया। बख्तरबंद गाड़ियों ने थाने के सामने रुककर पोजीशन ले ली। उनके दरमियान सड़क खाली थी और चंद कुचले हुए इंसानी जिस्म दूर दूर पड़े थे। वो पट्टियों पर से, टांगों पर से और सीनों पर से जहां जहां से बख्तरबंद गाड़ियों के पहिए गुजरे थे, 3-3 फुट जमीन पर लेप हो चुके थे और उनकी सफेद आंखें और जबानें बाहर निकली हुई थी। आनन फानन मौत उनके चेहरों पर हैरानी का तासुर छोड़ गई थी। मर चुका है, काली पगड़ी वाले पठान ने सर नाली में नीचा करते हुए कहा। वो जिस्म बहुत सी निगाहों का मरकज था। गाड़ी उसके पेट पर से गुजरी चली गई थी और बाहर पड़ी हुई रेजा रेजा अंतड़ियों के ढेर में से दूधिया रंग का सयाल बह रहा था, जिसमें खून की धारियां थीं और हल्की हल्की भाप उठ रही थी। उसका चेहरा बेजान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था और हलक से एक मुर्दा कराह निकल रही थी। दुकान के तख्ते के नीचे नाली में छुपे हुए चंद पठान कान लगाकर उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। नहीं हिल रहा है, दूसरे ने कहा। मर चुका है, पहला दुरुस्ती से बोला। तुमने ज़िबा किया हुआ गोश्त देखा है जो फड़कता है? आवाज सुन रहे हो? पहला सुनी अनसुनी करके ताज्जुब से सर हिलाने लगा। मर चुका है, कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह। गोली मार दूं? दूसरे ने कहा। मेरे पास पिस्तौल है। पहले ने परेशान निगाहों से सामने देखा, फिर दूसरे ने देखा। कुछ देर तक दोनों नाली में से आंखें निकाले सामने से गुजरते हुए फौजियों को देखते रहे। खुद ब खुद मर जाएगा, पहले ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, खुद ब खुद मर जाएगा, कुछ देर के बाद दूसरे ने दोहराया। सामने फौजियों के दस्ते गुजर रहे थे। वो मुख्तलिफ जगहों पर रुककर पोजीशन ले रहे थे। पुलिस वाले अब पीछे हटकर थाने की दीवारों के साथ साथ खड़े थे। बाजार खाली था, लेकिन अनदेखी कुव्वत से फटा पड़ रहा था, जैसे मुंह बंद केतली जिसमें पानी आहिस्ता शोर के साथ उबलता है। दफतन मगरिबी सिरे पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक बख्तरबंद गाड़ी का पेट्रोल जल उठा, फिर उसमें पड़ा हुआ मैगजीन फटने लगा। यके बाद दीगरे कई धमाके हुए। गाड़ी की छत फट गई। उसमें बैठे हुए सिपाहियों के टुकड़े दूर दूर तक उड़ गए और सियाह धुएं के बादल आसमान को उठने लगे। बारूद और जलते हुए इंसानी गोश्त की बू बाजार में फैल गई। गाड़ी के नीचे एक पठान का सर नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। उसका चेहरा मौत की अजियत से बिगड़ चुका था, लेकिन वो अंधाधुंध जमीन पर बाजू चलाता हुआ सरक रहा था। काफी देर के बाद वो बाहर आया। कमर से नीचे उसका धड़ गायब था, उड़ चुका था। इलाही, अभी तक जिंदा है, किसी ने खौफजदा आवाज में कहा। नालियों में, तख्तों के नीचे और दुकानों के दरवाजों के पीछे छुपे हुए पठानों ने उस तरफ से नजरें फेर ली। बारूद के धमाकों से शहरियों में खलबली मच गई। धक्कम पेल में एक नंगे सर का नौजवान पठान, जिसके पट्टे आंखों पर बिखरे हुए थे, बाहर उछल पड़ा। उसने वापस नाली में जाना चाहा, लेकिन वहां एक चूहे की जगह भी न थी। झुके झुके उसने बाजार पार किया और तख्ते के नीचे घुसना चाहा। उस तरफ से एक जोरदार धक्का पड़ा और साथ ही किसी ने करख्त आवाज में खुदा की कसम खाकर गाली दी। वो पलट आया। बाजार के दरमियान एक लंबे अंग्रेज फौजी ने दांत पीसकर पहलू से रिवॉल्वर नोचा और 1 फुट के फासले से गोली चला दी। गोली उसकी गर्दन में लगी। गर्दन को दोनों हाथों में पकड़कर वो झुका, हत्ता कि उसके घुटने और माथा जमीन पर लग गए और उंगलियों के दरमियान से खून बाहर आने लगा। कई लोग उछलकर पनाह गाहों में से निकल पड़े।
फायर। एक आंख वाले कैप्टन वुड ने चीख कर हुक्म दिया। फौजी दस्ते की पहली कतार बेहरकत खड़ी रही। काना कैप्टन एक लहजे को मुताज्जिब हुआ, फिर उसने आंखें सुकेड़ी। गढ़वाली राइफल्स रेजिमेंट, कंपनी नंबर, फायर फायर। वो गुस्से से लरज उठा। गढ़वाली राइफल्स का दस्ता उसी तरह खड़ा था। चंद लहजे तक अफसर और मातहत एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर कतार के आखिर पर एक सिपाही ने मुंह खोला। वो भारी सांवले चेहरे वाला शख्स था जिसने टोपी आंखों पर खींच रखी थी। उसने लब हिलाए बगैर सामने देखते हुए गैर जज्बाती आवाज में कहा, वो निहत्ते हैं। मैं हुक्म देता हूँ, गोली चलाओ। कैप्टन वुड पागलों की तरह चीखा, फायर। गढ़वाली दस्ते के हथियार मुंजमिद थे। उनके चेहरे बेरंग पत्थर के बने हुए थे। उनके होंठ सफेद और भिंचे हुए थे और एक सिपाही के दिल में निहत्ते बेबस हुजूम पर हमला करने से जो तनफ्फुर होता है, उनके चेहरों पर रकम था। अंग्रेज अफसर ने उस अनलिखी इबारत को साफ तौर पर पढ़ लिया। इंतहाई कोशिश से उसने अपने आप पर काबू पाया। फिर उसने नजरें उठाई और दबी हुई गहरी आवाज में बोला, जिन्होंने हुक्म अदूली की है बाहर आ जाएं। कतार में से 14 सिपाही एक कदम आगे निकल आए। एक सिरे पर भारी सांवले चेहरे वाला सिपाही और दूसरे पर लंबे दुबले पतले जिस्म वाला खूबसूरत वजीर खान था। इन्हें गिरफ्तार कर लो, कैप्टन ने हुक्म दिया। पिछले दस्ते ने बढ़कर उनके हथियार ले लिए और राइफलों के आगे लगाकर उन्हें बाहर ले आए। कैदियों के चेहरों पर रंग झलक आया था और वो कदम मिलाए बगैर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। फायर फायर फायर। पिछले दस्ते आगे आए और गोली चलनी शुरू हो गई। अंधाधुंध फायरिंग में नालियों और तख्तों के नीचे छुपे हुए शहरी चूहों की तरह निकलकर भागे और एक एक करके गिरने लगे। देखते देखते बाजार मरते हुए, कपकपाते हुए और जमीन पर एड़ियां मारते हुए इंसानों से अट गया। हवालात के दरवाजे की सलाखों में से नईम ने बाजार के उस हिस्से में जो उसे दिखाई दे रहा था, भागते और गिरते हुए लोगों को देखा। जज्बे की इंतहा पर पहुंचकर चंद लम्हे जो तात्तुल के आते हैं, उनमें उसने सोचा, इनकी फसलें तैयार खड़ी हैं। शांति नगर शहर से बाहर एक छोटी सी साफ सुथरी बस्ती थी, जैसी हर एक मिल के साथ होती है। छोटे छोटे अलग अलग बने हुए पक्की ईंटों के मकान, जिन पर चूने की सफेदी की गई थी। बीच बीच में बगैर सफेदी किए हुए मकान भी थे, जो बारिश के मौके पर धुलकर गहरे सुर्ख हो जाते और ताजा पकी हुई मिट्टी की खुशबू छोड़ने लगते। इसी मौसम में सफेदी वाले मकान पर बारिश की सियाह लकीरें पड़ जाती, जो बदनुमा लगती और उन पर दोबारा सफेदी करनी पड़ती। पानी के नल मकानों में से निकलकर दीवारों के साथ साथ चले गए थे और आगे जाकर जमीन में धंस जाते थे। दीवारें ऊंची थीं और गली में गुजरता हुआ लंबे से लंबा आदमी भी सहन में चलती फिरती औरतों और बच्चों और अलगनी पर फैले हुए कपड़ों को न देख सकता था। सड़कें चौड़ी और सीधी थीं और एक दूसरे को जाविया कायमा पर काटती थीं। दो एक जगह चौराहों पर फव्वारे नस्ब किए गए थे, जिनके चारों तरफ सीमेंट के गहरे टैंक बने थे, लेकिन अभी पानी न चला था और उनमें कूड़ा क्रिकेट, आमों की गुठलियां, कागज के पुर्जे, टूटे फूटे खिलौने और ऐसी ही छोटी छोटी बेकार चीजें भरी रहती थीं। शाम के वक्त बस्ती के बच्चे उनकी सीढ़ियों पर एक दूसरे की कमीजें पकड़कर आगे पीछे भागते और मुंह से गाड़ी के इंजन की आवाज निकालते जाते। जब वो थक जाते तो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर चढ़कर बैठ जाते और छोटी छोटी बेकार चीजें जिनसे वो तंग आ चुके होते नीचे फेंकते रहते। कभी कभी कोई लड़का कुत्ते का पिल्ला पकड़कर ले आता और सब मिलकर उसकी कमर में रस्सी बांधकर नीचे फव्वारे में लटका देते और उसकी चीखों का मजा लेते। उनकी माएं और बहनें दरवाजों में से सर निकाल कर देखती और उन्हें इस काम से बाज रहने को कहती। आसपास दूर दूर तक कोई दरख्त या साया न था और सिलसिला कोह की मध्यम लकीर, जो अमूमन हद्दे नजर पर दिखाई देती है, नदारत थी। चुनांचे सूरज जमीन पर से तुलू होता और यकायक धूप खुले दरवाजों में से गुजरकर सहनों और बरामदों में फैल जाती और मुर्गियां और दूसरे पालतू परिंद दीवारों पर से कूद कूद कर सहन में फिरने और अपने मक्कार और मज़हकाखेज तरीके पर कीड़े मकोड़ों के ताक़ुब में दौड़ने लगते। थोड़ी ही देर में कमरे धूप के सैलाब से भर जाते और अंदर रखी हुई घरेलू इस्तेमाल की चीजों पर गर्द के जर्रात चमकने और साफ किए जाने की याद दहानी कराने लगते। गलियां जो अमूमन साफ सुथरी रहती, पुख्ता थी और दोनों किनारों पर ढकी हुई गंदे पानी की नालियां बहती थीं। सड़कों की मानिंद ये भी सीधी थी और एक दूसरे को आमूदन काटती थीं।
بستی کو اگر بلندی سے دیکھا جاتا تو یوں لگتا جیسے اقلیدس کے بڑے بڑے آلوں سے سیدھی لکیروں، دائروں، چوکوروں اور تکونوں کا خاکہ بنا دیا گیا ہو۔ اس میں گاؤں کی گندگی، گھلملاہٹ، بے ڈھنگا پن اور ہمگیری نہ تھی۔ کہیں کہیں مکانوں کے آگے سبزہ اگانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پانی کے ناقص انتظام کی وجہ سے زیادہ تر کوششیں ناکام ثابت ہوئی تھیں۔ پھر بھی یہ بستی ہندوستان کی بہترین صنعتی بستیوں میں سے تھی، اور گاہے گاہے حکومت کے ذمہ دار ارکان نچلے صنعتی طبقے کی خوشحالی کا نقشہ دیکھنے کے لیے وہاں لائے جاتے تھے۔ اس سے پرے کپڑے کی مل تھی جو ابھی نامکمل تھی اور تیزی کے ساتھ مکمل کی جا رہی تھی۔ مل کے دوسری طرف ایک اور نسبتاً مختصر بستی تھی۔ اس طرح کے مل درمیان میں آ جاتی تھی اور دونوں بستیوں کے رہنے والے اپنے اپنے گھروں میں سے ایک دوسرے کے گھروں کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ صرف اس وقت جب سب لوگ مل میں کام کرنے جاتے وہ ایک دوسرے کی بستی کو دیکھ سکتے۔ چھوٹی بستی بڑے مکانوں پر مشتمل تھی اور سبزہ اگانے کی کوششیں زیادہ منظم طور پر عمل میں لائی گئی تھی۔ چنانچہ اکثر مکانوں کے آگے چھوٹی چھوٹی باڑیں، اکا دکا موسمی پھول، گملے اور کھدرے کھدرے گھاس کے قطعے دکھائی دیتے تھے۔ مکانات جدید طرز پر بنے ہوئے تھے اور بغیر سفیدی کے تھے، جس سے مکینوں کی سادگی اور عمدہ مذاق کا پتہ چلتا تھا۔ چند ایک برآمدوں کے ستونوں پر بیلیں چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ مل سے سیمنٹ کی پختہ سڑک شروع ہوتی تھی، جس پر ہر وقت موٹر کے ٹائروں کے نشان پڑے رہتے تھے۔ جہاں پر سڑک ختم ہوتی تھی وہاں سے یہ بستی شروع ہوتی تھی۔ سب سے پہلے نصف دائرے میں بنے ہوئے 15-20 کمرے آتے تھے۔ ہر ایک کمرے سے ملحقہ ایک ایک غسل خانہ تھا جس میں جدید طرز کا سامان مہیا کیا گیا تھا۔ ان کمروں کے سامنے ٹینس کھیلنے کا پختہ کورٹ تھا جس میں ہر وقت جالی لٹکی رہتی تھی۔ یہاں پر نوجوان، غیر شادی شدہ، تعلیم یافتہ افسر رہتے تھے۔ اگلے مکانوں میں بڑے افسروں کی رہائش تھی جو ادھیڑ عمر اور بڈھے عیالدار لوگ تھے۔ ہر ایک گھر کے آگے بہت سی خالی جگہ باغ کے لیے مخصوص کی گئی تھی جس پر ایک آدھ مالی دن بھر کام کرتا رہتا تھا۔ وہ عموماً ایک چھوٹے قد کا منحنی سا بوڑھا کسان ہوتا جو خاموشی اور اداسی کے ساتھ ربڑ کے لمبے لمبے پائپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتا اور گھاس کو پانی دیتا رہتا۔ جھک کر اور پاؤں پر بیٹھ کر کام کرتے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی اور کمزور ہو چکی ہوتی اور کھرپا ہاتھ میں پکڑے وہ سبزہ اگانے کی انتھک کوشش میں مصروف رہتا۔ باہر کے پھاٹک سے لے کر برآمدے تک لمبی ڈرائیو تھی جس پر بجری بچھا کر رولر سے زمین ہموار کی گئی تھی۔ گھر کے بچے اکثر کھیلتے ہوئے نظر آتے۔ وہ سفید رنگت اور سیاہ آنکھوں والے گول مٹول بچے ہوتے جو گرم موسموں میں صرف جانگیے پہنے پانی کی ٹوٹیوں کے گرد کھیلتے اور جاڑوں میں شوخ رنگ اونی بنیانے اور پتلونے پہنے برآمدے کے فرش پر لکڑی کے گھوڑے اور موٹریں دوڑاتے پھرتے۔ وہ نیچے والی بستی میں کبھی نہ جاتے۔ ان گھروں کے پچھواڑے عام کوٹھیوں کے پچھواڑوں کی طرح تھے۔ اونچی نیچی باڑیں، رسی پر پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے کپڑے، گھڑونچی پر مٹی کے گھڑے اور لوہے کے گلاس اور لوٹے، مرغیاں اور ان کے ڈربے، پودینے اور ٹماٹر کی کیاریاں۔ دن کے دوران گھر کی مالکاؤں اور ماماؤں میں بہت کم امتیاز کیا جا سکتا، سوائے شام کے وقت کے جب گھر کی عورتیں لباس تبدیل کر کے مردوں کے ہمراہ سامنے والے حصے میں ٹہلتی اور کبھی کبھار مالی سے پوچھ گچھ کر لیتی۔ وہاں 3 مختلف قسموں کے لوگ رہتے تھے۔ بڑی بستی میں ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کی مدد کرنے اور کام سیکھنے والے لوگ تھے۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو در حقیقت کسان تھے اور خشک سالی و مزارعہ گیری سے تنگ آ کر شہر میں محنت کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ان میں سے بہت کم ایسے تھے جن کا آبائی پیشہ لوہار یا ترخان کا تھا۔ باقی سب زمین کے بیٹے تھے اور زندگی کے چکر میں ایک بالکل انوکھی دنیا میں آ نکلے تھے اور اپنے آپ کو وہاں کا باشندہ بنانے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ سخت محنت کش مرد تھے اور دن رات میں 2 وقت کھاتے تھے۔ ان کی غذا میں زیادہ مقدار اناجوں کی ہوتی جن سے وہ کام کرنے کے لیے حرارت اور قوت حاصل کرتے۔ چنے ان کی خوراک میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے جن کو ان کی عورتیں کئی مختلف طریقوں پر پکاتی۔ گوشت کی کمی انڈے پوری کر دیتے جو تقریباً ہر گھر میں پالتو مرغیوں اور بطخوں سے حاصل کیے جاتے تھے۔ گرمی ہو یا جاڑا، چونکہ ہر کام کرنے کے دن ان کا بہت سا پسینہ نکل جاتا، اس لیے وہ ہر دم نکھرے ستھرے رہتے۔ ان کی عورتیں اور بچے دن رات میں 3 دفعہ کھاتے۔ یہ ان کی جسمانی صحت کی حالت تھی جسے قائم رکھنے کے لیے وہ پیسے کما لیتے تھے۔ لیکن زندگی جسمانی صحت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور اس کے لیے خوش و خرم رہنا نہایت ضروری بات ہے۔
इसी बात के लिए वो तगोदौ कर रहे थे, बगैर जाने बूझे हुए। रूह की वो निखराहट और तरोताजगी जो इंसानी जिंदगी में कुव्वत और सुकून पैदा करती है, जो मेहनत करने वालों को इत्मीनान बख्शती है, रोजमर्रा की छोटी छोटी गैर अहम चीजें जो खुशी देती हैं, जो निहायत अहम हैं, रोज रोज के मुकाबले, लड़ाई झगड़े, कभी कभी के मेले त्योहार, दोस्त दुश्मन, होली दिवाली आशूरा ईद, बैल शिकार, गप्पों में बेकार वक्त खर्च करने की तमानियत, गीत बांसुरी, मवेशियों की मंडियां, दरख्त जो मौसमों के साथ रंग बदलते और हवा में झूमते, नालियां जिनमें पानी हल्के शोर के साथ बहता, ये सब बेजबान जानदार चीजें जो किसान की जिंदगी में रच बसकर उसका एक हिस्सा बन जाती हैं, पीछे रह गई थी। अब सीधे सीधे अकल खुरे मकान थे जिनकी अपनी हदबंदी थी, वाज़ह और मुतय्यन अमूदी लकीरें और मुतवाजी लकीरें जो अलहदगी को जाहिर करती थी। दरख्तों से महरूम बदरंग फिजा में धूप चिलचिलाती और साफ सुथरे मकान उजाड़ मालूम होते, जिनकी अपनी अपनी छतें थीं, अपने अपने सहन थे, अपनी अपनी जिंदगियां थीं। जब वो रास्ते में मिलते तो किसानों के अक्खड़ दोस्ताना लहजे में एक दूसरे का हाल पूछते, पर दिलों की हमसायगी खत्म हो चुकी थी। वो खामोशी से अपने अपने खोल नुमा घरों में वापस आ जाते, अपनी अपनी मुनफरिद दुनिया में मुस्तकिल बदलती हुई जिंदगी की अजियत के जेरे असर रहने के लिए। गांव की वो एक दूसरे में मदगम होती हुई छतें और हदें, जहां हर किसी को अपनी अपनी जायदाद पर फख्र होता था, पर जो लामहदूद थी, जिसमें लाताल्लुकी न थी, साझे के सहन और साझे की दीवारें मुंडेरें जिन पर हर कोई बैठ सकता था और जिनकी हर कोई मरम्मत कर सकता था, टेढ़े मेढ़े घर जिनका पता न चलता था कि कहां से शुरू होते थे और कहां पे खत्म, मुड़ती मुड़ाती बेतरतीब गलियां, कहीं से चौड़ी कहीं से पतली, और बीच में गंदे पानी की नाली, चलते चलते जिसमें पांव फिसल कर जा पड़े और छींटे उड़कर टांगों को खराब कर दें। चलते चलते फिर एक गली अचानक खत्म हो जाए और आगे रास्ता बंद हो और वहां एक छप्पर हो और एक कुंबा। अरे ये गली है या घर? सलाम अलैकुम मासी, अल्लाह करम करे। दिलों की हमसायगी खत्म हो चुकी थी। अब वक्त मुकर्ररा पर लोहे के औजारों और सीमेंट के मसाले और तपे हुए सुर्ख लोहे के साथ मिलकर काम करते रहो, एक ताल, और वो बैल के साथ मिलकर बातें करने की खुशी, चमकती हुई सियाह नमदार आंखों वाला बैल जो रफीक भी था और नौकर भी, जो खामोशी से सारी बातें सुनता था और जिद भी करता था, गोबर के ढेर और चांदनी रातों में घंटियों की आवाज, और जब कोई हमसाया गाय लेकर आता तो सारी दुनिया की मर्दानगी और गुरूर दिल में लेकर बैल को उठाते और गाय के पास ले जाते। मिलावट के बाद गाय वाला शुक्रिया अदा करता और बैल वाला अपने नर की कामयाबी पर उसका ठट्टा करता और लुत्फ लेता। फिर खेतों में रोज बरोज बढ़ती हुई फसल थी, जिसमें नौखेज लड़की की रानाई और उठान होती थी। ये छोटी छोटी गैर अहम चीजें थीं जो जिंदगी का जुज्व थीं, और जब जिंदगी का वो हिस्सा गुम हो गया तो उसकी तलाश एक घुला देने वाली बीमारी, बीमार कर देने वाली बेकली बनकर उनके दिलों में बैठ गई थी। वो बीमार रूहों और मेहनती जिस्मों वाले तन्हा लोगों का गिरोह था। दूसरा गिरोह बड़े बड़े मकानों में रहने वालों का था। ये गुजरी हुई उम्रों वाले तजर्बेकार जिम्मेदार अफसर थे जो इस सारे मंजर को कंट्रोल करते थे। इनमें से कुछ निचले तबके में से उठे थे, कुछ ऊंचे तबके में से। बाज को मौजूदा पोजीशन तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी थी, बाज आसानी से ऊपर आ गए थे, लेकिन इस वक्त वो सब वजीह शख्सियतों और आसान रूहों वाले लोग थे। उनके घर मजबूत, जिंदगियां महफूज और चेहरे मुतमईन थे। उनके तौर तरीकों में बाइख्तियार लोगों का बाजारीपन था। ये लोग लाताल्लुकी के साथ अपना काम करते थे और अपनी रोजाना की ग़िज़ा अपने बच्चों और घर के सामने वाले बाग में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। वो उम्र की उस मंजिल में थे जब मामूली सलाहियतों के इंसान की जिंदगी में जमूद और कनात आ जाती है। वो सन 30 के बाद के उस हिंदुस्तान में रह रहे थे जब अधेड़ उम्र और बुढ़े हिंदुस्तानी अफसरों के लिए सबसे इत्मीनान बख्श ख्याल ये था कि जिंदगी में उन्होंने एक बाइज्जत मकाम हासिल कर लिया है और ओहदे में अपने कई साथियों से ज्यादा तरक्की हासिल की है और उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में तालीम पा रहे हैं। वो गैर दिलचस्प और एक हद तक खुदगरज लोग थे जो ऊंची गैर मुल्की सोसाइटी में कभी कभार एहसास कमतरी के हमराह जा सकते थे। मातहत तबके के जलसे जुलूसों और शादी ब्याहों में शदीद एहसास बरतरी के साथ शरीक होते थे, ब्रिज खेलते थे, ड्रेस सूट पहनते थे और अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। एक दरमियाना और सबसे ज्यादा दिलचस्प गिरोह नौजवान अफसरों का था। उनमें ज्यादातर गैर शादीशुदा थे और नए नए दर्सगाहों से निकलकर आ रहे थे। सबके सब बेहद चुस्त, मुस्ताद और सेहतमंद नौजवान थे।
ان میں اکثریت ایسے نوجوانوں کی تھی جو نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ایسے گھرانے جن کا کوئی پس منظر، کوئی روایات نہیں ہوتی، جو فقط زندہ رہنے اور اپنے کنبوں کو پالنے کی جد و جہد میں ہی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی روحانی حالت خستہ تھی، لیکن ان کے پاس چند خواب تھے جن کو پورا کرنے کی خاطر وہ ہمتاً مصروف رہتے تھے۔ ان میں سے چند ایک کو محکمہ صنعت کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے یورپ بھی بھیجا جا چکا تھا اور ان کے خیالات خاصے ترقی یافتہ تھے۔ یہ خوش لباس لوگ تھے اور ان کے کمروں میں صفائی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہر ایک شے موزوں جگہ پر دھری تھی اور باقاعدہ صفائی کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل اور کتابوں کی میز سب سے نمایاں جگہ پر تھی، جن پر کمرے میں داخل ہونے والے کی نظر سب سے پہلے پڑتی تھی۔ بستر اور میز کا لیمپ کم نمایاں جگہ پر، جوتے ایک کونے میں نصف پوشیدہ، جن کو روز کا آنے والا یا دیر تک بیٹھا رہنے والا دیکھ سکتا تھا۔ کپڑے کہیں نظر نہ آتے تھے، جو یا تو بستر کے نیچے ٹرنک میں بند تھے یا الماریوں اور غسل خانوں میں ٹنگے ہوئے تھے۔ کتابوں کے گرد پوش مضبوط اور خوشنما تھے اور ہر روز جھاڑ پونچھ کر رکھے جاتے تھے۔ انہیں بے حد ترتیب کے ساتھ سائز وار سجایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا قد آدم آئینہ اس زاویے پر موڑا گیا تھا کہ کتابوں کی قطاریں اس میں سے دکھائی دیں۔ کتابوں کی اندرونی حالت خستہ تھی کیونکہ انہیں پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہ تھا، کوئی خواہش نہ تھی۔ بعض کتابوں کو اندر سے دیمک چاٹ چکی تھی اور وہ کھوکھلی اور ہلکی ہو گئی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ان نوجوانوں اور ان کی کتابوں کے وجود میں دردناک حد تک مشابہت تھی۔ یہ بات نہیں کہ ان کے پاس فالتو وقت نہ تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کے گھٹیا پن سے خوف زدہ تھے اور کسی صورت بھی اپنے آپ کو اس سے منسلک رکھنا نہ چاہتے تھے۔ عمر میں پہلی مرتبہ انہوں نے معاشی آزادی حاصل کی تھی۔ معاشی سہولت کے ساتھ انہیں جسمانی طمانینت میسر آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی تجسس اور اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ ان کی روحیں آسان ہو رہی تھی۔ زندگی کا راستہ سیدھا اور بے خطر تھا جس پر ان کو بڑھے جانا تھا، بے سمجھ سرگرمی کے ساتھ۔ ان کے آئیڈیل وہ افسر تھے جو ان سے فقط ایک درجہ اوپر تھے۔ ان کی نظر میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی پوزیشن کے اہل تھے اور زندگی میں کامیاب رہے تھے۔ ان کی تقلید میں یہ نوجوان ان کی عملی کامیابی، ان کا احساس کمتری و برتری، ان کا بازاری پن اور خود غرضی اور ان کی دانائی حاصل کر رہے تھے۔ یہ اپنے وجود کی اس سطح پر مکمل طور پر خوش تھے جہاں زندگی کے مشکل تر مراحل میں سے گزرے بغیر منزل تک پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ خوش باش لوگ تھے۔ ان کی مجلسی زندگی میں یکسر تبدیلی آ چکی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر جنہوں نے ابتدائی عمر میں یا درس گاہوں میں ادنا عادات اور تربیت پائی تھی، اب تہذیب یافتہ ہوتے جا رہے تھے۔ تہذیب اور اخلاق کا ان کے پاس ایک بالکل نیا تصور تھا جو کہ ان کے لیے بے حد خوشکن تھا۔ ایک چھوٹے سے کلب میں وہ اکثر شاموں کو اکٹھے ہوتے، تاش کھیلتے اور گپے مارا کرتے۔ وہاں پر وہ کبھی کسی ملکی، سیاسی یا معاشرتی مسئلے پر بہت زیادہ سنجیدگی یا جوش کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نہ سنے گئے تھے۔ ضبط و اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا یا غیر ضروری طور پر گرم جوشی کا اظہار کرنا ادنا تربیت کو ظاہر کرتا تھا، چنانچہ سخت ناگوار تھا۔ وہ یہ کبھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ غیر تہذیب یافتہ کہلائیں، چاہے اس کی قیمت ان کو نفرتوں اور لمبی لمبی شخصی کدورتوں کی شکل میں ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ وہ ایک بہتر زندگی میں داخل ہو رہے تھے جہاں خارجی زندگی بے فکر اور آسان تھی، راستہ بے خطر اور پرآسائش تھا، لیکن شخصی زندگی میں قدم قدم پر دھچکے اور دل شکن انکشافات تھے، ضبط اور قبر نفس تھا۔ اس نے ان نوجوانوں کو مغرور اور زود رنج بنا دیا تھا۔ وہ ایک ایسے نئے چمکدار جوتے کی طرح تھے، پہلے ہی روز کسی حادثے کی وجہ سے جس کے ٹانکے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور پہننے والے کو ہمیشہ اسے احتیاط اور میانہ روی سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ملک کے حالات یا عوامی جذبات سے کسی کو دلچسپی نہ تھی، کوئی خواہش نہ تھی۔ ان کا فالتو وقت زیادہ تر باتیں کرنے میں گزرتا، ہلکی، پر اخلاق، خوشکن باتیں، افواہیں، پر مذاق گپیں جن سے خود اطمینانی کا احساس پیدا ہوتا، لڑکیوں کی باتیں جو نہایت غیر شخصی اور ہلکے طنزیہ انداز میں کی جاتی، ذاتی باتیں کوئی نہ کرتا اور ذاتیات میں دلچسپی کوئی نہ لیتا۔ اگر کوئی ذاتی مسئلہ پیش کرنا بھی چاہتا تو اس خیال سے رک جاتا کہ کہیں سننے والوں کی طبیعت پر بار نہ گزرے۔ ماحول میں ان کا ایک ہلکا پھلکا بے تاثر وجود تھا، جیسے بجلی کے وہ کھمبے جن پر ابھی تار نہ لگائے گئے ہوں، ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان اکا دکا چمکتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، خشک اور بے جان۔ عملی زندگی میں اور زیادہ تصادم تھا۔ کاریگروں اور مزدوروں کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ انہیں برتری حاصل تھی، چنانچہ ان سے الگ تھلگ رہنا ضروری تھا۔ افسروں کی طرف سے ان کی بہت کم حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔
कभी कभार रस्मी दावतों में घरों पर मधु कर लिए गए और बस उनके लिए मसरूर तरीन दिन वो होता जिस रोज वो किसी अफसर के साथ चंद मिनट के लिए जाती नौइयत की गुफ्तगू करने का मौका निकाल लेते। इस तरह वो एक दर्दनाक अलहदगी में जा पड़े थे, लेकिन ये अलहदगी उनके लिए अजियतनाक न थी, बल्कि उनकी खुद पसंद और जूद रंज तबाह की खुराक बन गई थी। आपस में भी उनके ताल्लुकात बड़े दिलचस्प थे। जिनको वो अपने से ज्यादा काबिल और होशियार समझते, उनके साथ दोस्ती करने से कतराते और हासिदाना एहतराम के साथ उनसे मिलते। ज्यादातर उनसे बेतकल्लुफ होते, जिनको अपने से कमतर, बेजरर और बेवकूफ समझते। एक बेरूह मादी जिंदगी के कवायद ने उन्हें औरतों से ज्यादा हासिल बना दिया था। यूं हर छोटे बड़े के साथ उनका बर्ताव बेहद पुरखलाक था। तेज सफेद धूप थी जिससे आंखें दुखने लगती हैं और जमीन बेरंग और कमजोर हो जाती है, और कौवे पानी के नलों पर बैठे रहते हैं हत्ता के लोग उनके करीब से गुजर जाते हैं और मौसम की शिद्दत में परिंदे और इंसान के कुदरती इनात का एहसास न होने के बराबर रह जाता है। ये मई का मौसम था, नंगे बेरंग खेतों का मौसम। तवील मैदान को पार करके अली नौ तामीर कमरे में दाखिल हुआ। कड़ी धूप में से गुजरकर आने के बाद खुनुक दीवारें और ताजा पिलस्तर की बू उसे खुशगवार मालूम हुई। उसने लंबा पुरसुकून सांस लिया और हवा की नमी को हलक में महसूस किया। कमरे के वुस्त में खड़े खड़े उसने खुशी और सुकून के साथ बेमुद्दा चारों तरफ देखा। उसके मेदे की जलन अब कम हो गई थी और वो आसानी के साथ अपने वजन को संभाले हुए खड़ा था। कमरे की दीवारों पर नर्म रोशनी थी जो कि आंखों को अच्छी लगती थी। फर्श पर जगह जगह टूटी हुई ईंटें, घुला हुआ पिलस्तर, लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े पड़े थे। दो एक जगह तरखानों के औजार और लकड़ी का सामान बिखरा था। कमरे में सिवाय अली और एक दूसरे शख्स के जो कोने में बैठा खा रहा था और कोई न था। उसने कमरा पार करके औजार फर्श पर रखे और हाथ बढ़ाकर खिड़की खोल दी। लू और धूप के सैलाब के साथ खिड़की के रास्ते बाहर का सारा मंजर कमरे में आ गया। तवील और चटियल मैदान, और उसे तेज तेज पार करते हुए इक्का दुक्का मजदूर और कारीगर जिनके सरों और कंधों पर सूरज चमक रहा था। परे फैक्ट्री की इमारत जिसके बरामदों में बैठे वो खाना खा रहे थे और पसीना पोंछ रहे थे। सारा काम एकदम थम गया था। ये खाने का और खामोशी का वक्फा था। इसे बंद कर दो, दूसरे शख्स ने बेताल्लुक लेकिन कतई लहजे में कहा। अली ने खिड़की बंद कर दी। बाहर का नजारा वापस चला गया। वो हथेलियों से आंखों को ढांप कर फर्श पर बैठ गया। बंद आंखों के सन्नाटे में देखते हुए थोड़ी देर के लिए उसने अपने आप को महफूज और आसूदा महसूस किया। फिर उसने हाथ हटाए और आंखें झपकने लगा। वो उसकी तरफ आधी पुश्त मोड़कर बैठा हुआ काहिली से खा रहा था। पुश्त सियाह और चौड़ी थी और गोश्त की कमी के बायस कंधों की मजबूत हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसका जबड़ा बहुत लंबा और भारी था और जुगाली करते हुए बैल की तरह हिल रहा था। अली खामोशी से बैठा उस गैर इंसानी जबड़े को काम करते हुए देखता रहा। उसे देखते हुए अली को कुव्वत का एहसास हुआ। सख्त खुराक टूटकर, पिसकर, जर्रात में तब्दील होकर लुआब बनकर गले से उतर रही थी और जबड़ा काहिली से लेकिन मशीनी बाकायदगी और कुव्वत के साथ चल रहा था। खाना खत्म करके वो मुड़ा। लो, उसने बची हुई रोटी अली की तरफ बढ़ाई। मुझे भूख नहीं, अली ने कहा। वो ताज्जुब से हंसा और रोटी का टुकड़ा कुत्ते के आगे फेंक दिया। आदमी का हक पहले है, खैर। वो खाने की पोटली बांधता हुआ बोला। क्यों? अली ने पूछा। उसने सर उठाया और एक सादा अहमकाना हंसी उसके चेहरे पर फैल गई। अली ने उसे पहली दफा देखा था, लेकिन उसका बेतकल्लुफ हमदर्दी का रवैया उसके जी को अच्छा लगा था। वो उठकर उसके पास जा बैठा। वो पोटली के साथ होंठ साफ कर रहा था। वो अधेड़ उम्र का मजबूत चेहरे और सादा आंखों वाला शख्स था। उसके सियाह पट्टेदार जिस्म से मशक्कत की आफतों का इजहार हो रहा था। अली दीवार से टेक लगाकर कमरे में देखने लगा। वो दिल में सुन महसूस कर रहा था और खुश था। मैं हर रोज नए बने हुए कमरों में आ जाता हूँ, उसने कहा। क्यों? गर्मी से बचने के लिए। आहा! अधेड़ उम्र शख्स के होठों से मुख्तसर और बेख्तियार उबलती हुई हंसी निकली। अजीब बात है, अजब। अली उसको देखता रहा। आहा! वो फिर हंसा। जब कमरे बनने बंद हो जाएंगे फिर अली सोचने लगा। फिर तो जाड़े आ जाएंगे। उसके मुंह से फिर वही मुख्तसर उबलती हुई हंसी पैदा हुई। ऐसी हंसी पक्की उम्र के जाहिल मेहनतकश लोगों के लिए गैर मामूली बात थी। ये अच्छे दिल का आदमी है, अली ने सोचा। बड़ी अजब बात है, बड़ी अजब, उसने दोहराया। क्या? इस पिल्ले को मैं रोज रोटी देता हूँ
पर एक रोज मैं चला जाऊंगा तो फिर कहाँ? घर। घर? अली ने हैरानगी से दोहराया। फिर उसने दीवार के साथ सर टेक कर आंखें बंद कर ली और जेरे लब बड़बड़ाया, मैं घर नहीं गया इस बार। पेल्ला आकर उसका पांव चाटने लगा था। उसने आंखें बंद रखी और याद किया कि इस दफा फसल के मौके पर उसको छुट्टी न मिली थी और घर पर कोई मर्द न था, और उसे इत्तला मिली थी कि काटने वालों ने उसकी माओ को बहुत कम हिस्सा दिया था। उसके मेदे में फिर हलचल उठी। अधेड़ उम्र का शख्स गौर से उस नौजवान आदमी को देख रहा था, जिसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए थे और रुखसारों की हड्डियां नुमाया हो गई थी, मगर जिसके चेहरे पर अभी तक नौजवानी का बांकपन था। उसने आहिस्ता से अली को कंधे पर छुआ। तुम बीमार हो? मैं नहीं। अली ने घबराकर आंखें खोल दी। मैंने बहुत से किसानों को बीमार देखा है आजकल। मैं किसान नहीं हूँ, अली ने कहा। किसान बीमार नहीं होता, उसे बीमारी रास नहीं आती। जब वो बीमार होता है तो मर जाता है। पर पता नहीं, उसने फिक्रमंदी से हाथ फैलाए। इतनी ज्यादा मुर्दनी शक्ल से तो तुम किसान ही दिखाई देते हो। मैं मिस्त्री हूँ। वो बेयकीनी से हंसा। फिर भी तुम्हारी उम्र में ये तरद्दुद। अली बाहर देखने लगा। धूप की सफेद चादर मैदान में फैली हुई थी। उसने आंखों पर हाथ का साया कर लिया। तुम सूरज में नहीं देख सकते? दूसरे शख्स ने पूछा। तुम कहाँ काम कर रहे हो? अली ने पूछा। पश्चिमी दरवाजे पर। क्या कर रहे हो? खोद रहे हैं, बिजली के लिए। तुम्हारा जिस्म खोदने के लिए अच्छा है, अली ने उसे तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। उसने मुंह में हंसकर कोई जवाब दिया, लेकिन अली बाहर धूप में और अंदर कमरे में लकड़ी और ईंटों के बिखरे हुए टुकड़ों को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद दूसरे शख्स ने टांगे समेटी और बेलचा कंधे पर रखकर उठ खड़ा हुआ। फिर भी इस उम्र में यह तरद्दुद, खुराक ज्यादा कर दो, खुराक। उसने बेलचे के दस्ते के सिरे पर पोटली बांधी और बाहर निकल गया। उसकी पुश्त चौड़ी थी और उसमें हल्का सा खम था। वो थके हुए कदमों से चल रहा था, अकेला। बेलचे के सिरे पर खाली पोटली हिल रही थी। कुत्ता कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे गया, फिर वापस आ गया। जब मैदान के सिरे पर वो मुड़कर ओझल हो गया तो अली, जो खाली खाली नजरों से उसे तक रहा था, अचानक बेचैन हो गया। वो अब पूरे तौर पर उसके जहन में आ गया था। झुकी हुई चौड़ी पुश्त पर उसकी सादा खुशकुन मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसका जी चाहा कि फिर उसको देखे। वो उठकर खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ, जो लू के जोर से खुल गई थी। वो अब भी जा रहा था, उसी भारी थकी हुई चाल के साथ। बेलचे का सिरा और खाली पोटली सर से ऊपर निकले हुए थे। अली देर तक मुतलाशी नजरों से देखता रहा, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था और सूरज उसके कंधों पर चमक रहा था। दूर से उसकी धीमी मुस्तकिल चाल का नजारा देखने वाले में थकन पैदा करता था। अली खिड़की से हट आया। वो इस कदर अकेला था, तन्हा। यह हैरान कुन ख्याल पहली दफा उसके दिल में पैदा हुआ। अब मैदान बहुत से लोगों से भर गया था, जो मुख्तलिफ समतों में आ जा रहे थे। उनमें से किसी को काम की जल्दी न थी। वो महज सूरज की सख्ती की वजह से तेज तेज चल रहे थे। जब वो ठंडे कमरों और सायादार जगहों में अपने अपने काम पर पहुंचते तो बेमुद्दा खला में घूरते, औजारों को बेदिली से उठाते और रखते और काम शुरू करने के बहाने ढूंढते रहते। दोपहर के खाने के बाद जो काहिली और सुस्तानी की ख्वाहिश जिस्म पर कब्जा पा लेती है, उसके जेरे असर वो थोड़ी देर के लिए बेकार हो जाते। कमरे में और कमरे के बाहर खामोशी और खला का सहर टूट चुका था। अली के चारों तरफ लोग घूम रहे थे और ऊंची सुस्त आवाजों में बातें कर रहे थे। खिड़की के करीब खड़े खड़े उसने बारी बारी सबको देखा, वाज़ेह तौर पर सबकी मौजूदगी को अलग अलग महसूस किया, खुद उनके वजूद से बेताल्लुक रहा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने महसूस किया कि वो खुद बाहर के नजारे में शामिल था और खिड़की के बाहर खड़ा कमरे में देख रहा था। यह हैरान कुन महसूसात का दिन था। वजूद और एहसासात का यह आलम उसकी समझ से बाला तर था। बंद कर दो, इसे बंद कर दो, चंद आवाजें आईं। अली ने झुककर औजार उठाए और बाहर निकल गया। पीछे कमरे में किसी ने गाली दी और पटाख से खिड़की बंद कर दी। मैदान में सूरज की चमक के साथ साथ ख्वाब का वो आलम तेजी से गुजर गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके मेदे की मखसूस जलन बढ़नी शुरू हुई। वो उस बड़े हॉल में दाखिल हुआ जहां वो काम कर रहे थे। हॉल खुश्क और तपा हुआ था और बेकिवाड़ खिड़कियों में से धूप अंदर आ रही थी। लंबाई के रुख छोटे छोटे चबूतरों पर तकलों की मोटरें नस्ब की जा रही थी। वो अपने चबूतरे के पास रुककर अधकसे काबुले को देखने लगा, जिसको वो छोड़कर गया था। उसके आगे और पीछे तमाम लोग काम शुरू कर चुके थे। धात के टकराने और एक साथ मिलकर जोर लगाते हुए खुलासियों की आवाजें आ रही थी। वो चबूतरे पर बैठकर काबुला कसने लगा। चाबी घुमाते घुमाते उसने कसे हुए काबुलों को गिना।
सिर्फ 15 थे। ये उसका उस वक्त तक का काम था। शाम से पहले पहले उसे 40 काबुले कसना थे। वो तेजी से चाबी घुमाने लगा। फिटर ने दूर से अली को काम करते हुए देखा और मोटे मोटे खुरदुरे हाथ लटकाकर चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। कितने हुए? अली उस तरफ आवाज से मानूस था। 15 उस्ताद, उसने कहा। हैं? 15? फिटर चीखा। 15, अली ने ढट्टाई से दोहराया। फिटर ने मायूसी से हाथ फैलाए। उसका मसनूई गुस्सा गायब हो चुका था। तू लोहार का लौंडा है? हैं? लानत है, तू अपने बाप पर हरफे बद लाया है। तुझसे तो यह चमार का लौंडा अच्छा है जिसने अपने खानदान का नाम ऊंचा किया है। वो अगले चबूतरे के पास से गुजरते हुए चमार लौंडे की पसलियों में अंगूठा चुभोकर बोला। लड़का जो नौ उम्र और ताजा वारिद था सुर्ख हो गया और दांत निकालकर हंसने लगा। अली मशीन की सी तेजी और बाकायदगी से काबुले कसता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने की सोजिश बढ़ती गई। जब 32 काबुले हो गए तो उसने सर उठाया। 4 मोटरें छोड़कर एक लौंडा फिटर की टांगों से चिमटा हुआ था। उस वक्त वो उस्ताद की पतलून उतारने की फिक्र में था, जो कि उन सब का महबूब मशगला था। वो किसी न किसी बहाने उसकी टांगों पर हाथ रखकर इसरार करते जाते और फिटर सब कुछ जानते बूझते हुए आगे आगे चलने की कोशिश करता रहता। इस तरह वो उसकी पतलून नीचे गिराने में कामयाब हो जाते। उस वक्त वो लड़का बहाने खोरी से मिस्कीन सी शक्ल बनाए मिन्नतें कर रहा था और उस्ताद उससे टांगे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते उसकी पतलून लौंडे के हाथों में आ गई, जिसे वो नीचे गिराकर सरपट भागा। फिटर ऊंची आवाज में गालियां देने और पतलून कसने लगा। सब अपने अपने मुंह कमीजों में छुपाकर हंसने लगे। अली को अपनी हंसी की आवाज सीने की दीवारों के साथ बजती हुई महसूस हुई। जब फिटर चक्कर लगाता हुआ वहां से गुजरा तो वो चाबी छोड़कर उठ खड़ा हुआ।